स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड स्टेट, या फिर आप कंट्री का हो या नेशन स्टेट का हो, व्हाट मे बी दी डेफिनेशन, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन टुडे। पर अगर हम भारत को इस विविधता के साथ, इस डाइवर्सिटी के साथ देखते हैं, जहां पर ट्राइबल कंपोनेंट्स भी हैं, नॉन ट्राइबल कंपोनेंट्स भी हैं, और इन नॉन ट्राइबल कंपोनेंट्स के अंदर भी वी डू फाइंड अ लॉट ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स एज द कंपोजिशन बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पूल। एंड जो देश का संविधान है, हमारा जो नैतिक विधान भी है, ये दोनों किसकी बात करते हैं? सर्व धर्म समभाव की बात करते हैं। सभी को साथ में लेकर के चलना एक हमारे देश का एक, अगर आप कल्चरल हिस्ट्री को देखते हो, इतिहास को देखते हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हो, तो ये चीज काफी ज्यादा यूनिफॉर्मली आपको देखने को मिलेगी। एंड दैट्स व्हाट मेक आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता को बाकी दुनिया की हर एक सभ्यता से अलग बनाती है, जहां पे अलग अलग तरीके के इशू हैं। कहीं पे रेसिज्म का मुद्दा चल रहा होता है, कहीं पे रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ इश्यूज आ रहे होते हैं, पर हम यहां पर डिस्पाइट अ लॉट ऑफ फ्रिंज एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट, definitely they are going to be present in each and every population of the world, but still we are working smoothly for the welfare of various communities and groups that are residing in this particular country. आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसी रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर होने वाला है। एक रीसेंट ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है देश के अंदर में, जहां पे इट हैज बीन फाउंड एंड इट हैज बीन रिकॉर्डेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सम अननोन रीजंस which are yet to be justified is changing the course of funding of lot of minorities scheme। आपको पता है कि देश में जो अल्पसंख्यक समाज है, उनके प्रमोशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कई सारी योजनाओं को वहां पर रखा गया। देश आजाद होता है, उसके बाद से ही आप देखते हो बहुत सारी परियोजनाएं लाई जा रही, जो देश के पिछड़े वर्ग जो है, अल्पसंख्यक समाज है, जो देश के कुछ गरीब लोग हैं, उन सबको एक तरीके से जो डेवलपमेंट का कोर्स है उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए बने हुए थे, है ना। हर एक तरीके की स्कीम हमारे देश में चलती है। आप सीडीपी की बात करो, उसके फेलियर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पे पहले ही 5th ईयर प्लान को आप उठा करके देखते हो, जो पंचवर्षीय योजना है, उसके अंदर आप देखते हो स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक SMPTDP को बनाया जाता है। बाद में वेरियर एल्विन कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर क्या चेंज किया जाता है, उसको चेंज करके हम बना देते हैं TDB यानी ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक। 69 में शीलो आओ कमेटी की रिकमेंडेशन आती है और वो ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी बन जाती है। अब विद्यार्थी साहब आते हैं जो कि एक प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि ये भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, हमें अपनी नियत को तो इंटैक्ट रखना है, पर जो ये पूरा ढांचा आपने बनाया, स्ट्रक्चर बनाया है, जो अप्रोच है आपकी, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। और विद्यार्थी टास्क फोर्स LP विद्यार्थी के लीडरशिप के अंदर में, चेयरमैनशिप के अंदर में, कहती है कि अब हमें TSP की अप्रोच को अपनाना होगा, जहां पे हम ITDPs के थ्रू यहां पर डेवलपमेंट को कंडक्ट कर रहे हो। तो ये ट्राइबल फ्रंट के लिए हो गया। पर रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है देश के अंदर में, उनकी भी बहुत सारी जटिल समस्याएं, है ना, दैट रेंजेस फ्रॉम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी टू a lot of other factors that are yet to be discussed in this particular presentation। और सरकार ने अलग अलग समय पे, पहली सरकार से लेकर के अब तक की सरकार, हर एक सरकार ने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू इस वेलफेयर को इंश्योर करने की कोशिश की है। बट सिंस 2021 हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स के अंदर में या तो जो फंडिंग है जो मुहैया कराई जा रही थी, ईदर कंप्लीटली फंडेड बाय स्पॉन्सरशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ज्वाइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर में बदलाव आ रहा है। या तो एटलीस्ट आधा या आधे का आधा कर दिया गया है बहुत सारी स्कीम्स के लिए जो फंड अलॉटेड थे उनको, या फिर कई स्कीमों को तो टोटली डिसकंटिन्यू, अबैंडन, खत्म, टाटा, बाय बाय कर दिया गया। इसके कारण क्या है वो हमें जानने भी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या गवर्नमेंट के दिमाग में कोई अलग प्लान है, या फिर गवर्नमेंट को इस पूल के अंदर जो पैसे यूटिलाइज हो रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं लग रहे, है ना। तो ये एनालिसिस हमारी होने वाली है। बट सॉरी, बिफोर गोइंग टू दैट, लेट मी इन्फॉर्म यू कि जो हमारे स्पेशल दिवाली के बैचेस हैं या दीपावली के जो बैचेस हैं, वो आपके लिए यहाँ पर एडमिशन जो उसमें है स्टार्ट हो चुके हैं। व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू आर completely eligible to participate in UPSC Anthropology November batch that is starting from 8th of November। This is a very special batch। एक तो दिवाली के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, प्लस रिकॉर्डेड क्लास के साथ, लाइव लेक्चर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, क्लास PPTs आपको मिल रही होती हैं, स्लाइड्स जो होती हैं वो मिल रही होती है, क्लास नोट्स ऑफ कोर्स जिसको आप कहते हो, क्रक्स स्टडी मटेरियल के फॉर्म में आपको मिल रहा है ना, जो 17-18 सोर्सेज को कंपाइल करके बनता है, जिसके बाद आपको एक अलग पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं है।
है ना, अगर आप कंप्लीट कोर्स में प्रोवाइड की गई हर एक चीज को पढ़ रहे हो तो एक अच्छा खासा समय। एंथ्रोपोलॉजी नंबर 1 ऑप्शनल क्यों है ये बताने की मुझे आई डोंट थिंक कि कोई जरूरत है। पिछले आप 8 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, 8 साल से पहले जाओगे तो एंथ्रोपोलॉजी की रैंक क्या थी ऑप्शनल में, टॉप 10 के अंदर में भी मुश्किल से आता था, कभी 7 कभी 8 कभी तो 10 के पार भी चला जाता था, बेस्ड अपॉन द स्टैट्स दैट वी रिसीव। बट फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स इट इज रेटेड नंबर 1 ऑप्शनल इन द यूपीएससी। शॉर्टेस्ट है, क्रिस्प है, कंसाइज है, 4 से 5 साढ़े 5 महीने में टेस्ट सीरीज के साथ आप इसको खत्म कर सकते हो। हाफ द टाइम ऑफ व्हाट इट टेक्स टू कम, लाइक अदर ऑप्शन को खत्म होने में जितना समय लगता है उसका आधा है। डायनेमिक पोर्शन तो दूसरे ऑप्शन में कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे डायनेमिसिटी बहुत कम है, ना के बराबर। ठीक है, तो आप वैलिडिटी जो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजी के लिए और बाकी ऑप्शंस के लिए यहाँ पर स्टडी आईक्यू ने निकाली, उसको आप देख सकते हो। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम अलग अलग वैलिडिटी ऑप्शंस है बेस्ड अपॉन योर नीड एंड व्हाटएवर कस्टमाइजेशन यू रिक्वायर, है ना। 15,999 फॉर 18 मंथ्स, 17,999 फॉर 30 मंथ्स, जो कि काफी बैलेंस्ड एक प्लान है, एंड 19,999 इफ यू आर प्लानिंग इट फॉर 42 मंथ्स। तो आप ये सारी चीजों को इस प्राइस के ऊपर पा सकते हो, पर एक शर्त है, और वो शर्त क्या है, आपको यूज करना पड़ता है ये सुनहरा कोड जिसको आप कहते हो, क्या बोलोगे, यूएस लाइव अगर आप बोलने वाले हो तो गलत है, इसको अस लाइव कहते हैं। हमारे आपके इंटरेक्शन से बनता है ये, एंड इसको इस्तेमाल करते ही अगर आप चाहो तो किसी भी ऑप्शनल पे कर सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी पे भी कर सकते हो, P2I पे भी कर सकते हो, स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पे कर सकते हो, ऑफकोर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं। अप्लाई करते ही बेस्ट डिस्काउंट तुरंत आपको मिल जाते हैं, साल के हर एक दिन आपको मिलता है, प्लस ऑप्शनल दैट इज एंथ्रोपोलॉजी की पर्सनलाइज गाइडेंस मिल जाती है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो इसको अगर नहीं लगाते हो आप तो आपको वहां का एक्सेस जो है वो नहीं मिल पाता है। तो आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, है ना, अच्छा समय। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम लगातार यहाँ पर नए नए इनोवेटिव चीजों को ले आ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में, अगर आप हमारी यूट्यूब सीरीज को फॉलो करते हो तो। और इसी सिलसिले में हमने एक वीडियो बनाया था इस साल के मेंस के एंथ्रोपोलॉजी पेपर से कुछ 8-10 दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले बनाया था, और यूपीएससी ने 8-10 दिन बाद जो पेपर निकाला, 73% क्वेश्चन जो लाइव बैच में, ऐसा नहीं कि दरवाजे के पीछे अपने बच्चों को जो बैचेस में एनरोल्ड है उनको बताया, आपके सामने यूट्यूब पे बताया था, है ना। वीडियो खोल के आप देख सकते हो वहां पे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर मेंस 2023, और वहां से 73% क्वेश्चन यूपीएससी ने एग्जामिनेशन के अंदर में डाल दिया, है ना। और इसी सक्सेस को देखते हुए, जो कि अब तक की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन सक्सेस है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की पिछले इतने सारे दशकों में, हमने यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज भी लाई है, 9,999 पे यूएस लाइव लगा करके आपको मिल जाएगी। 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे मौजूद है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पॉज करके, और इंस्टाग्राम पे उत्कर्ष सिंह _हेयर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। एनरोलमेंट की जानकारी चाहिए, कोई डाउट है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, कोई हेजिटेशन है, ऑप्शन में चुनने में दुविधा हो रही है, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो। फ्री मटेरियल क्विजेस आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे मिल जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, ठीक है। और किसी भी कोर्स पे बेस्ट डिस्काउंट के लिए आपको पता है, कोड ऊपर लिखा हुआ है येलो में, यूएस लाइव। ऑलराइट, सॉरी, चलिए बात करते हैं हमारे देश के रिलीजियस माइनॉरिटीज के स्ट्रक्चर का। पहले बेसिक्स को समझते हैं, ठीक है। ये पोर्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप जीएस के पेपर के हिसाब से बात करो उसके लिए भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए तो है ही है। ऑलराइट, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज भारत में अगर आप पुराने डाटा को देखो, पुराने स्टैट्स को उठा करके देखो, तो अराउंड 30 करोड़ का नंबर आपको देखने को मिलता है देश में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम सेक्शन 2C की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992, तो उसके अंतर्गत आपको देश में, लेट मी अंडरलाइन इट साइमल्टेनियसली, देश में 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज के ग्रुप देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें से क्या सबसे बड़ी माइनॉरिटी ग्रुप कौन सी है, मुस्लिम्स का है, क्रिश्चियंस है आपको देखने को मिल रहे हैं, सिख्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बुद्धिस्ट, और आपको जैन्स भी वहां पर इस पॉपुलेशन पूल का हिस्सा बनते हुए देखने को मिल, एंड ऑफ कोर्स जो जोरोस्ट्रियंस है, ठीक है, पारसी समुदाय जो आपको देश का देखने को मिल रहा होता है, जिनकी संख्या सबसे कम है, अराउंड 1/2 लाख है ना। आप अगर एग्जैक्ट नंबर कहते हो तो ज्यादा है, पर अराउंड 1/2 लाख कह सकते हो। तो सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, जो देश के 14% से भी ज्यादा हिस्सेदारी रखती है, माइनॉरिटी है, पर सबसे बड़ी माइनॉरिटी वो कौन सी है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। ऑलराइट, रेस्ट आप सबको सम कर देते हो तो भी वो मुस्लिम्स के हाफ ऑफ प्रपोर्शन को नहीं ऑक्यूपाई करती। तो ये हमारे देश का रिलीजियस माइनॉरिटीज का स्ट्रक्चर है, एंड इसी के प्रोस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि देश में इन्हीं माइनॉरिटीज ग्रुप के अच्छे से संचालन के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग गवर्नमेंट ने कुछ वायदे किए, कुछ प्रोमिसेस को वहां पर किया, और उन्होंने प्लान्स को भी वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है, अगर आप इन माइनॉरिटीज को स्टडी करते हो, देश में इनके डेमोग्राफिक आउटलुक को देखते हो,
फीचर्स को देखते हो तो अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स पे दे आर लैगिंग बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि नॉन माइनॉरिटी पॉपुलेशन है या फिर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा ही है, वहां पे भी इशू है। दैट्स व्हाई वी कैटेगराइज इवन द वीकर सेक्शंस। देयर आर पीपल विद सर्टेन डिसेबिलिटीज, उनको भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग लेवल पर, वहां पर भी हम उनके लिए सुविधाओं को दे रहे होते हैं, ठीक है। बट अमंग्स द रिलीजियस माइनॉरिटीज द प्रॉब्लम है, एक तो न्यूमेरिकली बहुत कम है, उनकी वॉइस और उनके ओपिनियन के लिए वो प्लेटफॉर्म शायद उनको कई बार ना मिले, या फिर उन्हें ऐसा लगे कि उनकी वॉइसेस के लिए उतनी जगह नहीं है ना। तो हम और हमारे देश का जो विधान है, संविधान है, जो ऑल इंक्लूसिव नेचर का है, उसने एक रिवायत को यहां पर चालू रखा है शुरुआत से कि इनको आप एक सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी की जो फीलिंग है इनके दिमाग में आप रख सको, और उसके लिए कई सारी स्कीमें दी जाती हैं। प्रॉब्लम्स की अगर आप बात करो जिनके लिए स्कीमें बन रही होती है वो मल्टीपोल्ड है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम मुस्लिम्स को उठा करके देखते हैं, है ना, बाकी माइनॉरिटीज को अगर हम साइड में रखते हैं, सिर्फ मुस्लिम्स की बात करते हैं जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, तो उनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन, ठीक है, जो हेल्थ का सिनेरियो है और जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है दैट इज हाईली कॉम्प्रोमाइज। उसमें कई सारे इश्यूज आपको देखने को मिल रहे होते हैं, यानी कि इलिटरेसी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, और एम्प्लॉयबिलिटी जो है यानी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो है वो भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग है उनके लिए। अगर आप देखते हो जो सैलरीड जॉब में इनका प्रपोर्शन है ना, सैलरीड जॉब के अंदर में अगर आप इनके प्रपोर्शन को देखते हो तो वो बहुत ही ज्यादा लो आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। कई बार ये सीजनल इंप्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, देर बाय एक अच्छा खासा समय रहता है जब ये इंप्लॉयड नहीं रहते। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज क्वाइट मार्क्ड फीचर। अगर ये इंप्लॉयड भी है किसी फॉर्मल सेक्टर के अंदर में तो आपको जो वेजेस देखने को मिल रहा है दैट इज रिमार्केबली लोअर, ठीक है, जो इनको एक जो इनकी सोशल सिक्योरिटी है उसको हैम्पर कर रहा है, उसको थ्रेटन कर रहा होता है। इसी सिलसिले में अगर आप सचर कमेटी की रिपोर्ट को देखते हो जो 2006 में आई, उसने कुछ फाइंडिंग्स को यहां पे रखा और वो फाइंडिंग्स क्या है, सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुस्लिम्स के बारे में जो भारत में माइनॉरिटीज हैं सबसे बड़ी, कि अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटीज को देखें देश में, ठीक है, तो इनके हालात एससी और एसटी के कंपैरिजन में तो कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड, बेटर है, बट कंपेयर टू द अदर माइनॉरिटीज, द हिंदू माइनॉरिटीज, ओबीसीज के कंपैरिजन में, आप नॉन मुस्लिम ओबीसीज की बात करते हो, उनके कंपैरिजन में इनकी हालत काफी ज्यादा बुरी है, ठीक है। तो अगर आप 5 टियर स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें सबसे ऊपर अगर शेड्यूल ट्राइब की हालत खराब है, फिर शेड्यूल कास्ट की हालत खराब है, फिर आपको मुस्लिम्स की हालत यहाँ पे खराब देखने को मिलेगी, और वेरिएबल्स बहुत सारे है ना, एजुकेशन है, लिटरेसी के जो चैलेंजेस है, जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी की चैलेंजेस है, हेल्थ के इश्यूज है ना, एंड लॉट ऑफ अदर जिसको हम नहीं कह रहे, मेजर चैलेंजेस की बात की है, तो थर्ड स्ट्रेटा पे उसने उसको प्लेस किया हुआ है। तो इन चैलेंजेस के वजह से जो डेवलपमेंट का कोर्स है और इंटीग्रेशन है इनका मेन स्ट्रीम जो देश की पॉपुलेशन है उसके साथ, जो डेवलपमेंट को एक तरीके से एंजॉय कर पा रही है, डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं उसके जो फ्रूट्स हैं उसको मुस्लिम जो है उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे एज पर दी फाइंडिंग्स ऑफ अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज लाइक दी सचर कमेटी, ठीक है। अब इस चीज को सही करने के लिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमें सही करना है भाई, गड़बड़ है तो, है ना, सब हमारे हैं, हमारे भाई बंधु हैं, ये कहता है हमारा संविधान। बाकी दुनिया के देशों में ऐसा हो चाहे ना हो, वो कहते होंगे कि नहीं हम अपनी कम्युनिटी के लिए देखेंगे, है ना, पर हमारा देश महान क्यों कहा जाता है, बिकॉज उसकी सोल में ये इंक्लूसिवनेस आपको झलकती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहां पर कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं जो यहां पे लिए गए। सबसे पहले अगर आप मनमोहन सिंह की जो लेट गवर्नमेंट थी, यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, उसने एक बहुत ही समय से लॉन्ग पेंडिंग एक जो डिमांड थी, ठीक है, कि माइनॉरिटी अफेयर्स की भैया अलग से मिनिस्ट्री बनाओ, ताकि एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ माइनॉरिटीज के इशू देख रहा हो। ट्राइबल्स के केस में भी ऐसा ही था, सबसे पहले ट्राइबल के इश्यूज कौन देख रहा होता था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में एक सेक्शन आता था, फिर सोशल जस्टिस के पास चला गया, वुमेन एम्पावरमेंट के पास चला गया, तो अलग अलग जगह घूम रहा था, है ना, कोई एक अलग से डिपार्टमेंट, अलग से मिनिस्ट्री नहीं थी जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके इश्यूज के लिए बनी है। बाद में आप देखते हो 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बन जाती है, एंड फाइनली जो वो अटल जी के गवर्नमेंट में बनी, एनडीए गवर्नमेंट पे, और सिमिलरली यूपीए की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर जो है सॉरी 2006 में उसको इनैक्ट किया, और साथ ही साथ 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, उसको भी वहां पर एक तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश की और डेवलपमेंट इसके थ्रू पहुंचाने की कोशिश की, किसके बीच में, देश के माइनॉरिटीज के बीच में। अ लॉट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम्स वर आल्सो स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, है ना, इसी
स्टेप के पार्ट के तौर पे आप देखते हो। और अगर आपको न्यूमेरिकली देखना है, कुछ जो मेजर स्कीम्स हैं जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो आपको पीछे बोर्ड पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्री मैट्रिक लेवल पे जो स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक लेवल पे जो है मौलाना आजाद आप इस स्कीम को देखोगे, है ना, स्कॉलरशिप स्कीम जो है आपकी मैट्रिक कम मींस की स्कीम है, पढ़ो प्रदेश, बेगम हजरत महल, नया सवेरा स्कीम है, नई उड़ान स्कीम है, एंड लॉट ऑफ अदर स्कीम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये सारी स्कीम जो है ये न्यूमेरिकली आप देख सकते हो, गिन सकते हो इनको, इनके वेलफेयर के लिए। पर रिसेंटली हमने देखा कि 2019 की अगर आप बात करो, सेंटर ने एक प्लान को इंट्रोड्यूस किया टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू एटलीस्ट 1 करोड़ स्टूडेंट। ये प्रॉमिस था, पर ये प्रॉमिस कभी भी फुलफिल नहीं हो पाया। ठीक है, दिस प्रॉमिस ऑफ 1 करोड़ लोगों को 2019 का केंद्र सरकार का जो वायदा था कि वो स्कॉलरशिप पहुंचाएंगे, वो अभी तक अनफुलफिल्ड रह गया है। प्लस नया चीज क्या स्टार्ट हुई कि एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि जो पहले से स्कीम्स थी उनके बजट को कम किया गया और कई सारी स्कीम्स को तो हटा दिया गया। अब उसकी कोई ऐसी बहुत ही ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग अभी तक नहीं दी गई है, जिसलिए यहां पर काफी सारे संदेह आपको देखने को मिल रहा होता है कि क्या इनएफिशिएंसी थी उसमें, है ना, या फिर उसकी यूजिबिलिटी सरकार को लगा कि नहीं है, या कि सरकार चाह रही है कि उसकी जगह पे कोई बेटर और मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम को लाया जाए। ठीक है, पर कीपिंग दैट अपार्ट, अगर हम इस पूरे के पूरे चेंजेस को आप देखते हो तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, ये जो ऑल्ट्रेशन स्कीम हो रहा है, बजट को काटा जा रहा है, कई स्कीम्स को बंद किया जा रहा है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो खाई है माइनॉरिटीज ग्रुप जिसको ट्रेडिशनली फेस करते आए हैं, है ना, एक तरफ जो नॉन माइनॉरिटी ग्रुप है ना, सवर्ण समाज है, और दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक समाज है, उसके बीच की जो खाई है वो खाई और भी ज्यादा वाइड होती जा रही है। संविधान क्या चाहता था, हमारा देश क्या चाहता था कि वो कम हो, है ना, और मोस्टली एक पाथ पे आ जाए, इसीलिए तो रिजर्वेशन से लेकर के कितने सारे कार्यक्रम लाए गए, है ना, एज टेम्पररी प्रोविजन, ऑल्दो कि एक समय पे इसकी जरूरत नहीं रहेगी और तब आप इसको साइडलाइन कर सकते हो। पर अब आपको देखने को मिल रहा है कि वो खाई जो है इस तरीके के जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से और बढ़ सकती है। सेम यहाँ पे 2022 की रिपोर्ट अगर आप सीबीजीए की देखोगे, जो सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी है, उसने भी हाईलाइट किया कि डिक्लाइनिंग थ्रेड जो है ये बहुत ही एक गलत स्टेप हो सकता है अगर हम माइनॉरिटी डेवलपमेंट को फोकस में रख रहे हैं तो। ठीक है, जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन इस सिलसिले में, ये मोस्टली स्कूल जो स्कीम्स आपने देखी है स्कॉलरशिप स्कीम थी, और इस सिलसिले में अगर आप देखते हो मुस्लिमी का केस अगर हम उठा करके देखें तो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है ना, मतलब क्या, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कौन होते हैं, वो या तो जो फॉर्मली स्कूल में जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ, एजुकेशन सिस्टम में आया नहीं, या फिर वो जो ड्रॉप आउट है ना, तो इसका प्रोपोर्शन अगर आप देखते हो मुस्लिम के बीच में तो कितना है, 4.43 है मुस्लिम के बीच में, है ना। और यहां पर अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट की बात करो तो वो एस्टिमेट करता है कि मुस्लिम्स के ड्रॉप आउट के लेवल को यहां पर 23% के आसपास आका गया है। जो देश के एवरेज ड्रॉप आउट, बाकी जो लोग हैं सारे समुदाय, एवरेज जो ड्रॉप आउट है देश का वो 18 से 19% के बीच में है, उससे लगभग 4% का अंतर आपको देखने को मिल रहा होता है। ऑलराइट, सिमिलरली जो AISHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की 2020-21 की रिपोर्ट है, वो कहती है कि जो मुस्लिम स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली बिहाइंड है अदर कम्युनिटीज के इन द मैटर ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ कोर्स। चलिए, अब इसके आगे हो क्या सकता है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें आगे किया क्या जा सकता है। अब नीति आयोग की आप अगर स्ट्रेटजी रिपोर्ट को उठा करके देखते हो तो वो कह रही है कि हमें कुछ अफर्मेटिव एक्शंस को लेना होगा जो हमें चाहिए ताकि हम इंप्रूव कर सके सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली किसके लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए। ऑलराइट, नीति आयोग के ही डॉक्यूमेंट को अगर आप 2018 में देखते हो जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की, वो कहता है कि हमें गर्ल्स के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसको आप यहां पे इंक्रीज करना होगा, द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स फ्रॉम माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, इस चीज को, इस नंबर को आपको बढ़ाना होगा। और साथ ही साथ प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक के जो, और साथ ही साथ मैट्रिक कम मींस के जो यहां पर स्कॉलरशिप है, इसके अंदर भी आपको एक इंक्रीमेंट करना होगा 15% का। पर ट्रेंड क्या है कि इन सारी स्कीम्स के अंदर जो आपको बोर्ड पे वहां पे लिखा था, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और कई सारी तो बंद हो गई। हम अपने टेलीग्राम के चैनल पे एक डाटा वाइज, स्टैट्स वाइज आपको लिस्ट भेज देंगे, इसी पीपीटी को वहां पर अपलोड कर देंगे, एंड देन यू कैन रियली सी कि कितने, किस स्कीम में से कितना नंबर घटा है। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स है जिनका बजट हाफ कर दिया गया है, कई का तो हाफ का भी हाफ कर दिया गया है, और कई पूरी तरीके से बंद कर दी गई। ठीक है, तो नंबर से स्टैट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आपको वहां पर हमने पीपीटी में ऐड करके वहां पर आपके लिए जोड़े हुए हैं और आप उसको वहां पर
देख सकते हो। सो दिस वाज फॉर टुडेज कवरेज, जहां पे हमने माइनॉरिटीज स्कीम्स के स्टेटस के बारे में बात की और क्या नेसेसिटी है, हमें क्यों जरूरी है इसको वापस से स्ट्रेंथन करने का, या फिर इसको एक तरीके से और भी ज्यादा इलेबरेट करने का, जो कि हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग की ही रिपोर्ट कह रही है, गवर्नमेंट की अलग बॉडीज कह रही है, AISG कह रहा है ना। इनके जो सजेशंस है उसको क्यों फॉलो करने की जरूरत है और किस तरीके से आप बेटरमेंट कर सकते हो, है ना। गवर्नमेंट क्या सोचती है इसके ऊपर, ये तो अभी देखने के लिए बाकी है, पर जो हमारा बैच है वो इंटैक्ट है उसी तरीके से, उसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, आगे पीछे नहीं हुआ है। 8 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, पहले भी था और अभी भी है। दिवाली के मौके पे ये बैच स्टार्ट हो रहा है और आप कोई भी वैलिडिटी प्रोग्राम को चुन करके सिर्फ US लाइव का कोड लगा करके टेस्ट सीरीज के साथ 8 सेक्शनल 4 फुल लेग टेस्ट जो इसमें इंक्लूडेड है उसके साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप टू सी मोस्ट ऑफ यू इन आवर बैचेस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, डू योर प्रिपरेशन इन द राइट वे। सी यू, गुड बाय, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।